तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली युवानिया और उसकी सीनियर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिमोट आइलैंड पर पहरा दे रहा था। उतने में ही सिक्स पाथ का सक्सेसर वेन टियानरेन वहाँ पर पहुँच गया। वो हानली को दो ऑप्शन देता है, एक तो हानली उसकी स्टारफॉल कोलिशन को ज्वाइन करे या फिर उसके हाथों मारा जाए। मगर हानली भाई साहब तो इन दोनों ऑप्शंस के लिए रेडी नहीं थे, जिसके चलते इन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो गई। ये दोनों भी अपने अपने पावरफुल ट्रेजर्स का यूज कर रहे थे। वहीं पर टियानरेन ने अपनी डेविल आर्ट का यूज करते हुए हानली को खत्म करने की कोशिश की, मगर हानली उसकी सभी डेविल्स को निपटा देता है। उतने में ही उसका फर्स्ट डेविल अचानक से अवेकन हो गया। उसने समंदर को स्लिट करके एक डोर को रिवील कर दिया था। अब ये सीक्रेट जगह क्या है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा, मगर इसे देखते ही टियानरेन ने अपने 8 गेट गोल्डन मिरर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद वो हानली का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर वेन टियानरेन ने 8 गेट्स के 8 गोल्डन मिरर को एक्टिवेट किया था। ये मिरर इतने ज्यादा खतरनाक थे कि इन्होंने एक बार स्टार पैलेस के एक ताकतवर एल्डर को भी खत्म कर दिया। वेल अब टियानरेन इन सभी मिरर्स के नाम दोहराने लगा, जो कि है रिलैक्सेशन, ग्रोथ, हार्म, कंसीलमेंट, सीनरी, डेथ, स्केयर और अनसील। मगर उसी वक्त हानली अपने विंग्स के जरिए उसके एकदम करीब पहुंच चुका था। हालांकि उतने में ही टियानरेन उन मिरर्स की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते हानली उनमें ट्रैप हो गया। वो देख पाता है कि 8 गेट के 8 मिरर्स उसके आसपास फ्लोट करने लगे हैं। हानली ने तो आज तक ऐसी किसी भी टेक्निक या आर्टिफैक्ट को नहीं देखा था। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि रियलिटी है या फिर कोई इल्यूजन। वो कहने लगा कि शायद इन मिरर्स ने मुझे निगल लिया होगा। और उतने में उसे टियानरेन की आवाज आई। वो कह रहा था कि यही तुम्हारा कब्रिस्तान है, यूँ समझ लो कि तुम्हारा किस्सा अब खत्म हो गया। उतने में ही एक मिरर एक्टिवेट होकर हानली पर अपनी तेज रोशनी रिलीज करने लगा, जिसके कांटेक्ट में आते ही हानली एक दूसरे इल्यूजन में पहुंच जाता है, जहाँ पर चारों ओर माउंटेन्स और एक समंदर था। और उसी वक्त पानी से एक बहुत बड़ा मिरर बाहर आने लगा, जो कि अपने लाइट को रिलीज करते हुए वहाँ मौजूद हर एक छोटे बड़े हर एक मिरर को कनेक्ट कर हानली पर अटैक करने लगा। हानली को तो वहाँ मौजूद हर एक मिरर से खुद को प्रोटेक्ट करना था। उसके लिए इतने सारे मिरर्स के अटैक को डॉज या फिर काउंटर करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए हानली ने अपना दिमाग चलाया। वो जल्दी से अपने विंड एंड थंडर फेदर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ मौजूद कई सारे मिरर्स को अपने पास समन कर उन्हीं से एक शील्ड बना लेता है, जो कि उस बड़े से मिरर से होने वाली लाइट अटैक को खुद ब खुद डिस्ट्रॉय करने लगी। हानली इतना तो समझ गया था कि इस फॉर्मेशन का सीक्रेट इन मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट है। अगर ये लाइट मुझे मार सकती है तो यही लाइट इसे ब्रेक करने का भी जरिया होगी। इसलिए हानली ने जितने भी मिरर्स कलेक्ट किए थे उनकी डायरेक्शन उस बड़े से मिरर की तरफ करते हुए उनकी लाइट को आपस में ही क्रैश करवाने लगा, जिसके चलते ये छोटे छोटे मिरर्स उस बड़े से मिरर को ब्रेक कर देते हैं। तो जैसे उस मिरर में गैप बना, हानली उसी से बाहर छलांग लगाते हुए इस फॉर्मेशन से आजाद हो गया। मगर ये तो बस शुरुआत है। हानली को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल ट्रेजर एक कोर फॉर्मेशन स्टेज वाला बंदा एक्टिवेट कैसे कर पाया। उतने में ही उसे टियानरेन की आवाज आई। वो कह रहा था, मेरे दोस्त तुम तो काफी ज्यादा चालाक हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम उस मिरर फॉर्मेशन को ब्रेक करके बाहर आ पाओगे। वेल ये तो बस तुम्हारे लिए एक ट्रायल की शुरुआत थी, असली मजा तो अब आएगा। उतने में ही एक और गोल्डन मिरर एक्टिवेट होते हुए हानली को दूसरी स्पेस में पहुंचा देता है, जहाँ पर वो एक बहुत बड़ी डायस पर खड़ा था और उसके आसपास कई सारी डायस थी जिन पर वो लोग सवार हैं जिन्हें एक तो हानली ने खत्म किया था और कुछ लोग ऐसे थे जो कि हानली को खत्म करना चाहते। वो सभी लोग सिर्फ आई विल किल यू कह के विस्पर करने लगे। फेंगजी, वांगचान, पैट्रियार्क, जुआन, वूचाओ ये सब गुस्से में हानली हानली करके पुकारने लगे। और अब उस पूरी जगह पर यही आवाज गूंज रही थी कि हानली मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हानली तो ये सब देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो सोचता है कि क्या अब इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए मुझे इन सबके साथ फाइट करनी होगी। यहाँ पर टोटल 8 लोग हैं, जिनमें एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर और दूसरा शेप शिफ्टिंग डीमन भी शामिल है। ये जरूर से कोई इल्यूजन होगा, मगर आखिर ये है क्या? ऐसी टेरिफाइंग पावर तो मैंने किसी भी सीक्रेट ट्रेजर में नहीं देखी थी। साथ ही अब हानली इन लोगों का शोर सुनकर भी पक गया था, इसलिए तुरंत ही अपनी लाइटनिंग सोर्ड को समन कर अपने आसपास उनकी शील्ड बना लेता है। और उतने में जुआनगो ने उस पर हमला कर दिया, जिसे हानली अपनी सोर्ड से काउंटर तो कर देता है, मगर जुआन के सेकंड अटैक में वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिरने लगा। तब तक फेंगजी भी उस पर अपने स्लैश अटैक रिलीज कर देता है और अब तो देखते ही देखते वो 8 लोग उसके पास पहुंच गए। हानली काफी ज्यादा कंफ्यूज था, मगर वो अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करके सोचता है कि ये सभी लोग मेरे दुश्मन तो हैं, मगर इनके बारे में वेन टियानरेन को कैसे पता चला। उसी वक्त हानली अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते हुए फेंगजी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसने देखा कि फेंगजी तो घायल हो गया, यानी कि ये बस सीनरी रैल्म थी। इसलिए हानली
रैंडमली बेखौफ होकर सीधे उन 7 लोगों का मुकाबला करने चला गया। थोड़ी देर में वो सभी लोग हानली के हाथों मारे गए थे, मगर हानली ने नोटिस किया कि इल्यूजन्स डिफीट होते ही गायब हो जाते हैं। हानली ने ऑलरेडी सेक्युलर टेस्ट पास की थी, साथ ही साथ उसने इल्यूजन से बाहर निकलने की प्रैक्टिस वॉइड हेवन हॉल के मार्वलस इल्यूजरी रेल्म में की थी। अगर उसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं होता तो शायद वो इसी फॉर्मेशन में ट्रैप होकर टियान रेन का शिकार बन जाता। अब हानली ने अंदाजा लगाया कि ये बंदा मुझे 1 बाय 1 एक फॉर्मेशन में ट्रैप किए जा रहा, यानी कि अगला फॉर्मेशन लाइफ डोर का हो सकता है। यहाँ पर डिफरेंट मिरर्स ग्लो करते हुए अलग अलग इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे। ये रैंडमली एक्टिवेट होंगे या इनका कोई पैटर्न है, इसका गेस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। उतने में ही उसे टियान रेन की आवाज आई। वो कह रहा था, अरे वाह मेरे दोस्त, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो यार। और उतने में एक और मिरर हानली पर लाइट रिलीज कर देता है। इस बार हानली एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहाँ पर फिजिक्स के लॉ उल्टे काम करते हैं, और तभी उसके सामने एक बहुत ही जायंट फॉर्म पहुंच गया। उस विशाल फॉर्म को देखते ही हानली ने तो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। तब तक वो फॉर्म उस पर अपने पाम से अटैक कर चुका था, मगर हानली ने जल्दी से अपने रेड क्लॉक को समन करते हुए वहाँ पर कई सारे लाइटनिंग शॉट से अटैक कर दिए, मगर वो फॉर्म तो बस उन सारे अटैक्स को झेलते हुए आगे बढ़ रहा था। हानली समझ गया था कि शायद वो इस फॉर्म को खत्म नहीं कर पाएगा, पता नहीं ये कोई इल्यूजन है या फिर रियलिटी। और फिर वो अपने विंग्स को समन कर वहाँ से तेजी से भागने लगा, लेकिन जितनी हानली की स्पीड बढ़ी उस फॉर्म की उतनी ही स्पीड बढ़ गई थी। साथ ही वो हानली के जितने करीब आने लगा वो उतना ही ज्यादा बड़ा होते जा रहा था, इसलिए हानली अचानक से रुक गया, तो फॉर्म भी वहीं पर रुक जाता है। ये सब देखकर हानली काफी ज्यादा सरप्राइज था। अब वो अपना एक पाँव पीछे खिसकते ही उस फॉर्म ने भी अपना एक पाँव आगे बढ़ा दिया। हानली कह रहा था कि जिसने भी इस मिरर को बनाया है उसने अपने दिल में जितनी भी नफरत थी वो सब इस मिरर में ऐड कर दी, इसलिए अब हानली सीधे उसके पीछे जाने लगता है, जो देखकर वो फॉर्म बड़ी ही तेजी से हानली से डर के मारे भागने लगा। साथ ही हानली ने नोटिस किया कि जितना वो इस फॉर्म से दूर भाग रहा था उतना ही ये फॉर्म बड़ा हो गया, और जब हानली इसके पीछे जाने लगा तो उतना ही छोटा बन रहा था, और अब तो इतना छोटा हो गया कि हानली उसे अपने पाँव के नीचे कीड़े जैसे कुचलने लगा। दरअसल ये फॉर्म इस मिरर का स्पिरिट था। हानली कहता है कि फॉर्मेशन बस छलावा पर बेस्ड था, भले ये अभी तक इमैच्योर है, मगर इसके जैसा खतरनाक ट्रैप कोई और हो नहीं सकता जो तुम्हारी हर एक मूवमेंट के खिलाफ एक्शन ले। जिसके बाद हानली ने उसे बड़े ही गुस्से में क्रश कर दिया। इधर जिलिंग सोचती कि दोनों न जाने कब से एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे। अब तो ये बैटल पावर की ना होकर विल पावर की हो चुकी है, जिसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग वही इसमें विनर बनेगा। साथ ही हमें रिवाइवल आर्ट की चमकती हुई रोशनी भी दिखाई गई, जिससे अट्रैक्ट होकर कुछ कल्टिवेटर्स वहाँ पर पहुँच गए थे। यहाँ हम एक भाई बहन को देख पाते हैं जो कि उस रोशनी को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, मगर वो लड़की अपने भाई से जिद कर रही थी कि उन्हें यहाँ से दूर जाना चाहिए, ये जगह खतरनाक हो सकती। हालांकि उसका भाई उसकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहने लगा कि मैंने आज तक ऐसी अजीब सी चीज नहीं देखी, जरूर से ये कोई ट्रेजर की लाइट होगी। इधर जिलिंग को समंदर में काफी तेज एनर्जी और मैजिकल पावर्स के फ्लक्चुएशंस नजर आ रहे थे। वहीं पर हानली अभी भी 8 गेट के मिरर में ट्रैप था। वो कहता है कि लगभग 6 बार मैं इन ट्रैप से बाहर आ गया, पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा। साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपनी रूई ट्रेजर को भी बाहर निकाल लिया था। इतना ही नहीं, टियान रेन अपनी गोल्डन लाइट फ्लेम्स का यूज करते हुए हानली को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। वो हानली से कहता है कि अगर तुम इसमें ट्रैप रहे तो मैं तुम्हारी सारी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर दूंगा, और अगर तुम इसमें से बाहर आए तो मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा। वैसे भी मेरे पास गोल्डन लाइट फ्लेम्स की पावर है, जो कि तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी कोर फॉर्मेशन के कल्टीवेटर को मारने के लिए काफी हो जाएगी। मगर टियान रेन थोड़ा सा फिक्रमंद था। वो सोचता है कि ये बंदा 2 घंटे में जलकर राख हो जाना चाहिए था, मगर पता नहीं कैसे ये अभी तक जिंदा बच गया। और फिर वो अपना ब्लड ड्रॉप बाहर निकालते हुए कहने लगा कि चलो देखता हूँ तुम कब तक टिक पाओगे। उसका ब्लड ड्रॉप भी एक मिरर के पास जाकर उसमें एब्जॉर्ब हो गया। इधर हानली उस रुई की मदद से अभी तक गोल्डन फ्लेम से बचा हुआ था, मगर ज्यादा देर तक वो इसे सहन नहीं कर पाएगा। अगर वो और थोड़ा वक्त यहाँ पर गुजार दे तो ये मिरर उसे रिफाइन करके ही खत्म कर देंगे। तो हानली तुरंत ही 10,000 ईयर स्पिरिचुअल मिल्क को कंज्यूम करके टियान रेन से कहने लगा कि मैंने एक कहानी सुनी थी कि हजारों सालों पहले स्काई मिरर सेंट ने इन्हीं मिरर का यूज करके स्टार पैलेस के लॉर्ड को खत्म कर दिया था। अगर ये मिरर इतने ही ज्यादा पावरफुल थे तो फिर ये तुम्हारे हाथ में आने के बाद इतने कमजोर कैसे हो गए? मुझे तो लगता है कि ये मिरर्स नकली होंगे, या फिर तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो जो कि नकली मिरर्स को दिखाकर लोगों को डराना चाहते। हानली की बातें सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है झूठे तो तुम हो, तुमने झूठ बोल बोल के न जाने कितने लोगों को चूना लगाया होगा। भले ही हानली टियान रेन के मुंह पर उसे कमजोर बोल रहा था, मगर वो दिल ही दिल में जानता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ इसके पास कई सारी रिमार्केबल
स्किल्स थी। पहले तो इसने 6 डेविल्स को समन किया और अब इसने 8 गेट मिरर्स की हूबहू रेप्लिका बनाकर मुझे कब से उसमें ट्रैप रखा है। अब तो ये हमारी कल्टीवेशन लेवल्स और मैजिकल पावर की परीक्षा होगी। अगर मेरे पास स्पिरिचुअल लिक्विड नहीं होता तो शायद अब तक मैं मारा जाता या तो फिर बुरी तरह से घायल हो जाता। इधर टियानरेन भी इरिटेट हो रहा था कि अभी तक इस बंदे ने हार क्यों नहीं मानी। इसलिए उस जीलिंग से कहने लगा कि जाकर देख के आओ कि कौन उस रिवाइवल आर्ट का यूज कर रहा है, तब तक ये बंदा भी मेरे सामने सरेंडर कर देगा। जिस पर जीलिंग कहती सीनियर यहाँ पर इन पावर की ऑरा और रिवाइवल आर्ट का काफी परफेक्ट मैच बना है। अगर हमने इस कनेक्शन को ब्रेक कर दिया तो ये पूरी जगह कोलैप्स हो जाएगी। साथ ही आपका लोकेशन ढूंढने का सपना भी सपना ही रह सकता है। जो सुनकर टियानरेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पर हानली सोचता है कि मैं बस अपनी कल्टीवेशन और एलिक्सर के दम पर ही अभी तक सरवाइव कर पाया। हजारों सालों पहले इसी मिरर के ट्रैप में स्टार पैलेस का लॉर्ड मर चुका था। वो तो कल्टीवेशन में मुझसे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल होगा। अगर वो यहाँ पर मर सकता है तो फिर मेरे बचने के क्या है चांसेस। अगर मैं ऐसे ही इंतजार करता रहा तो बस थोड़ी देर की बात है, फिर मेरा भी नाम इस फॉर्मेशन की किलिंग लिस्ट में शामिल हो जाएगा। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं कोई लूजर नहीं हूँ जो इस बंदे का शिकार बन जाऊं। और अब हानली इन गेट्स के बारे में सोचने लगा। इनमें तरह तरह के गेट्स थे जिसमें डेथ गेट भी शामिल है। और तभी हानली की नजर पड़ी लाइफ गेट पर। उसी वक्त हानली को उसने मॉर्टल वर्ल्ड में बिताए वक्त की याद आती है, जहाँ पर वो मास्टर हे के साथ शतरंज खेला करता। मास्टर हे तो हमेशा हानली को हराया करते। उन्होंने हानली को बताया था कि शतरंज हमेशा इस कुदरत जैसे ही काम करता है। इसमें लक, बैड लक और न्यूट्रल ये सब एक बराबर है। जैसे कि मेरी एक कैजुअल सी मूव भी तुम्हें डेड एंड तक ले जा सकती, मगर इसमें हमेशा एक उम्मीद होगी। हमें जब लगता है कि सब खत्म हो गया, एक्चुअली उसी वक्त हमारे लिए एक नया रास्ता खुल जाता है। तो अब मास्टर की सारी बातें याद करके हानली सोचने लगा कि ये फॉर्मेशन मेरे लिए एक डेड एंड है, मगर इसमें मेरे लिए उम्मीद का रास्ता तो जरूर होगा। मुझे बस इन मिरर में से बस एक स्पेसिफिक मिरर को ढूंढना होगा जो मुझे यहाँ से बाहर ले जाए। इसमें डिलीजन, सीनरी, फियर ऐसे कई सारे मैजिकल वर्ड्स हैं, मानो ये किसी मंत्र का जाप हो। साथ ही 8 गेट्स हमेशा बदलते जा रहे, इनकी पोजीशन चेंज हो रही, मगर लाइफ एंड डेथ क्लोजली लिंक्ड है। मेरे ख्याल से डेथ एंड लाइफ मिरर आपस में कनेक्टेड होंगे, जैसे कि भाग्य और दुर्भाग्य ये तो एक ही कुएं के 2 बकेट्स हैं। वैसे ही मुश्किल वक्त ही वो ऐसी चीज है जो हमारे अंदर से हमारा बेस्ट वर्जन बाहर ला सकती, हमारी परेशानी हमें सक्सेसफुल बनने के लिए मदद करती। यानी कि लाइफ डोर में कुछ तो खतरनाक होगा और डेथ डोर में कुछ तो अच्छा होगा। इसका मतलब मौत का दरवाजा ही यहाँ से बाहर जाने का रास्ता होगा। जिसके बाद हानली खुद ही डेथ के डोर में जंप लगा देता है। वो वहाँ पर पहुँचते ही उसके आसपास कई सारी वुडन प्लेट्स अपने आप जमा हो गई। हानली बस उम्मीद कर रहा था कि उसने इस बार सही डोर का चुनाव किया होगा। और तभी हम हानली की कई सारी फॉर्म्स को देख पाते हैं, जिसमें शुरू से लेकर अभी तक उसने जितने भी फॉर्म्स यूज किए थे वो सब के सब शामिल हैं। मगर उन सभी की बॉडी से डिमोनिक ऑरा रिलीज हो रही थी। उनमें से कुछ फॉर्म कह रही थी कि डॉक्टर मो मेरी बॉडी वापस कर दे, तो कुछ फॉर्म्स रोते हुए ये बता रहे थे कि मेरी फैमिली मर चुकी है, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं। हानली तो ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया। उसे पता था कि ये सभी उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि हानली यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर का यूज नहीं कर पाता। उसकी फॉर्म उससे कह रहे थे कि एक दिन तो हम सबको मरना ही है, तो फिर तुम क्यों इमॉर्टैलिटी के लिए इतना झटपटा रहे? चलो आओ और इस जहन्नुम में हमारे साथ शामिल हो जाओ। और अब उस सारी फॉर्म्स उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगे। हानली को इस मोमेंट पर वो सारी बैटल्स याद आ रही थी जिसमें वो मरते मरते बच गया। अगर वो आसानी से हार मानता तो शायद यहाँ तक कभी पहुँच नहीं सकता था, मगर वो फॉर्म्स उससे कह रहे थे कि तुम अपने दुश्मनों के हाथों से बच के एस्केप कर गए। वेल यही तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन है, आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। वेल इतना ही नहीं, टियानरेन ने भी उससे यही कहा था कि ये जगह तुम्हारा कब्रिस्तान है। तो हानली कहने लगा कि जब से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की है, मैं हर दिन मौत के दरवाजे को पार करके आगे बढ़ा हूँ। मैं उस वक्त नहीं रुका, मैंने उम्मीद की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए और आज भी मैं यही करूँगा। मैं ज्यादा पावरफुल नहीं तो क्या हुआ, मेरे कई सारे दुश्मन है तो क्या हुआ, अगर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं तो क्या हुआ। मैं हार मानने के लिए ना कभी तैयार था और ना कभी रहूंगा, ना मैं कभी पीछे हटा और ना हटूंगा। कोई मौत का दरवाजा मुझे ट्रैप नहीं कर सकता। और उतने में ही उसकी ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक की पावर एक्टिवेट होकर उस पूरी जगह में फैलने लगी, जिसके चलते उस जगह पर लगी हुई प्लेट्स अपने आप हट चुकी थी। अब उसकी सभी फॉर्म्स उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर हानली राइज होते हुए ऊपर जा रहा
रहा था और फिर वो एक बहुत ही तेज रोशनी में समा गया। वहीं दूसरी तरफ हम युआन याओ को देख पाते हैं, जो कि अपने सीनियर को बता रही थी कि लाइफ एंड डेथ तो बस एक कमजोर धागे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे मरने से कोई खौफ नहीं। इन यांग का फ्लो होना कुदरत का कानून है। और अब हम देख पाते हैं कि उसकी सीनियर की बॉडी काफी हद तक रिफॉर्म हो चुकी है, मगर इस आर्ट को परफॉर्म करते हुए युआन याओ बुरी तरह से घायल और एग्जॉस्ट हो गई थी। वो कहती, देखो सीनियर, हानली हमारे लिए फाइट कर रहा है, बस अब आप थोड़ा सा इंतजार करो, फिर रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। इधर हानली बड़े ही स्टाइल के साथ उस मिरर से बाहर आ गया था। उसने हवा से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए टियानरेन के सीने में अपना स्पीयर घुसाकर उसे वहाँ की चट्टान में धसा दिया। इस बंदे को उम्मीद नहीं थी कि हानली 8 गेट्स को पार कर पाएगा और अब उसके पास ऐसा कोई वेपन नहीं जो हानली को टक्कर दे पाए, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन की तो हानली ने ऐसी की तैसी कर रखी थी। हानली उससे कहता है, ये लो फाइनली तुम हार गए। जो सुनते ही टियानरेन जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, अगर तुमने मुझे खत्म किया तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, बल्कि मेरे साथ साथ कई सारे लोग मारे जाएंगे। और पता है सबसे पहले कौन मरेगी? वो मेलोडियस सेक की 2 कौड़ी की लड़की, वो तो मेरे साथ ही दफनाई जाएगी। जीलिंग के बारे में बकवास सुनते ही हानली ने अपने स्पीयर को उसके और अंदर पुश कर दिया। वो कह रहा था कि धमकियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मेरे सामने ज्यादा जबान मत चलाओ। अगर मैं अपसेट हो गया तो फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैंने अभी तक तुम्हें खत्म इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे जानना है कि इस अंडरवाटर रूइन में ऐसा है क्या, क्यों तुम इस जगह को इतनी बेसब्री से ढूंढ रहे थे। जिस पर टियानरेन हंसते हुए जवाब देता है कि ये तो मामूली सा हेल का दरवाजा है, अगर तुम्हें इसके बारे में इतनी ही दिलचस्पी जाग रही तो क्यों ना तुम नीचे जाकर खुद ही उस जगह को चेक करो। मगर उसे चेक करने के लिए हानली को वहाँ जाने की क्या ही जरूरत। वो तुरंत ही अपनी ग्रेट डेवलपमेंट मेथड का यूज करते हुए नरक के दरवाजे के उस पार देखने लगा, मगर वहाँ बस स्ट्रॉन्ग ईवल और अंधेरा था। और उतने में ही टियानरेन को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो हानली से पूछता है कि क्या तुम्हें ये आवाजें आ रही है? पता नहीं ये क्या चीज है। अरे हाँ, मैं समझ गया, ये तो एक ईवल आंख है। जिस पर हानली कह रहा था, देखो मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है, इसलिए यूं बेवजह मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जिस पर वो कहता है, यार मरने वाला बंदा कभी झूठ नहीं बोलता, जरा गौर से इन आवाजों को सुनो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। और तभी हानली और जीलिंग को भी वो आवाजें सुनाई देने लगी। उन्हें मॉन्स्टर्स के घुर्राने की आवाज आ रही थी और फिर आसमान में एक बहुत ही विशाल आग क्रिएट हो जाती है। टियानरेन तो उसे देखते ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कहता है, भागो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो भाग जाओ। देखो हम दोनों में कोई जाती दुश्मनी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा। और उतने में हानली का मैजिकल स्पीयर अचानक से गायब होकर ये लोग नीचे गिरने लगे। टियानरेन तो वहाँ की क्लिफ पर जाकर जोर से पटक गया था, मगर हानली वहाँ फ्लोट हो रहे रॉक्स पर जंप लगाते हुए एंशिएंट रूइंस की तरफ आगे बढ़ने लगा। हानली को महसूस हो रहा था कि यहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर पा रहा, इसलिए हानली ने अपनी शिफ्टिंग स्मोक स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए खुद को बचा लिया। वेल, इस मूव का यूज करने के लिए हानली को किसी भी मैजिकल पावर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, इसलिए ये हानली की काफी ज्यादा काम आई। इधर टियानरेन उस चट्टान पर पड़े पड़े कहने लगा कि मैं अपने सपने को पूरा करने के काफी ज्यादा क्लोज था। और अब वहाँ की सारी चट्टानें ग्रेविटी के रूल्स को तोड़ मरोड़ते हुए ऊपर की तरफ फ्लोट होने लगी। घोंसली फॉग उन्हें अपनी तरफ पुल करने लगा था। हानली को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर एग्जैक्टली कौन सी पावर काम कर रही होगी। कहीं ये द लेजेंडरी डेटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पावर तो नहीं है। अब हानली यहाँ वहाँ की चीजों को होल्ड करके उस बड़ी सी ईवल आई में जाने से खुद को बचाने लगा, मगर टियानरेन और उसके पीछे पीछे हानली ये दोनों भी उस घोंसली फॉग में समा गए। अब सीन शिफ्ट होकर हम हानली को देख पाते हैं, जो कि एक एबिस में नीचे गिरता जा रहा था। वहीं पर हानली को एक लड़की की भी आवाज सुनाई देने लगी, जो कहती, भाई आप कहाँ पर हो? और अब थोड़ी देर में हानली को होश आ गया। उसे महसूस हो रहा था कि वो अपने मैजिकल पावर्स का यूज ही नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट अब तो अपने स्टोरेज बैग को भी ओपन नहीं कर सकता था। और अब हम एक लड़की को देख पाते जो कि हानली के ऊपर ही पड़ी हुई थी। उससे देखते ही दूर हटने की कोशिश करने लगी, मगर हानली ने उसे होल्ड कर लिया। तो वो उससे पूछने लगी कि क्या आप भी उस आइलैंड से यहाँ आए हो? वेले वही बंदी है जो कि रिवाइवल आर्ट की रोशनी को देखकर उस आइलैंड के करीब आई थी। हाँ, वो तुरंत ही हानली से माफी मांगते हुए उससे दूर हट गई। हानली कंफ्यूज होकर कह रहा था कि पता नहीं ये जगह कौन सी है, मुझे तो इसके बारे में जरा भी आइडिया नहीं, तो हमने इसे एक्सप्लोर करके पता लगाना चाहिए कि हम एग्जैक्टली कहाँ फंसे हैं। हानली सोचने लगा कि जैसे वो डार्क मिस्ट आई हमारी मैजिकल पावर वैनिश हो गई। आसमान में एक बहुत बड़ी आई क्रिएट हुई थी और उसी ने हमें इस डरावनी सी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया। कहीं हम घोंसली फॉग में तो ट्रैप नहीं हुए? लगा नहीं था कि घोंसली फॉग में इतनी स्पेस बनी होगी। मैंने न जाने कितनी बार कोशिश की होगी, लेकिन मेरी मैजिकल पावर्स बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। और उतने में हानली को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, तो जल्दी से उस बंदी को लेकर वहीं पर छुप जाता है। दरअसल वहाँ पर कुछ लोग आए थे जो
जो कि वहाँ पड़ी मछलियों को कैच करने लगे। हानली तो उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये तो मॉर्टल्स हैं और उतने में वहाँ पर किसी मॉन्स्टर की आवाजें गूंजने लगी तो लोग तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं और तभी वहाँ पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट पहुँच गए जिन्होंने हानली पर छलांग लगा दी थी। लेकिन तभी हानली ने समय रहते उस लड़की को होल्ड करते हुए सीधे पीछे जंप लगा दी। वहाँ पर हानली स्मोक शिफ्टिंग का यूज करते हुए पीछे की तरफ बड़ी ही तेजी से भागने लगा। वो लड़की तो बस उसके साथ घसीटी जाने लगी तो हानली ने उसे उठाकर अपने कंधे पर ले लिया, जो देखकर वो लड़की कहने लगी कि प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। जिस पर हानली कहने लगा कि सोच लो, अगर मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया तो तुम उनका खाना बन जाओगी, मेरी मानो तो तुम अपना मुंह बंदी रखो। अब हानली ने बड़ी ही मुश्किलों से कई सारे बीस्ट को चकमा दिया था और तभी उसे कुछ ह्यूमंस नजर आने लगे जिन्होंने उन बीस्ट को खत्म करने के लिए वहाँ पर ऑलरेडी एक ट्रैप सेटअप किया है। अब उस इलाके में आते ही वो लोग वहाँ की चट्टानों को गिराकर उन बीस्ट को क्रश करने लगे। इधर हानली भी बड़ी ही तेजी के साथ उन लोगों के पास पहुंच चुका था और तभी उनमें से एक बंदा हानली पर अपना एरो रेज करता है, मगर वो एरो उसने डिमोनिक बीस्ट पर शूट किया था। वो कह रहा था कि शायद तुम यहाँ पर नए आए हो, बताओ तुम्हारा क्या नाम है। जिस पर वो बंदी बताने लगी कि मेरा नाम है मेनिंग और मैं सीवियर विंटर आइलैंड की फ्री कल्टीवेटर हूँ। वहीं पर हानली भी अपना नाम हान बता देता है। वो कहने लगा कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिन्होंने थोड़ी बहुत मछलियाँ कलेक्ट की और तभी हम पर डिमोनिक बीस्ट ने अटैक कर दिया। मेरे ख्याल से वो इसी डायरेक्शन में भागे थे। जिस पर वो बंदा कहने लगा हाँ वो हमारे ही साथी है, खैर उन्हें पता है कि यहाँ सरवाइव कैसे किया जाए, मगर तुम लोग यहाँ पर नए हो इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम डार्क अंडरवर्ल्ड में आ चुके हो। बाहर की दुनिया में तुम्हारा स्टेटस चाहे कितना भी हाई लेवल का या फिर इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, यहाँ पर उसकी कोई कीमत नहीं। वेल यहाँ पर तो पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर भी सरवाइव नहीं कर सकते, तो अगर तुम दोनों मरना नहीं चाहते तो हमें फॉलो करो। हानली तो ये सब सुनकर ही सोच में पड़ गया। उसने पहला कभी भी डार्क अंडरवर्ल्ड का जिक्र नहीं सुना था। वो सोचता है कि शायद इस सी ऑफ केओटिक स्टार ना होकर कोई दूसरी ही दुनिया होगी। वहीं पर हम एक एल्डर को देख पाते जो कि टियानजी से कहने लगे कि हमने उन बच्चों का इंतजार करना चाहिए, शायद वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। जिस पर टियानजी कहता है एल्डर आप उनकी फिक्र मत कीजिए, सभी को पता है कि बीस्ट का अटैक होते ही हमें टाउन की तरफ भागना होगा। अब अगर वो लोग टाउन की तरफ नहीं गए तो ये उनकी गलती होगी। वहीं पर वो एल्डर हानली और मेनिंग से कहते हैं कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, हमारे साथ ही रहना वरना बीस्ट का खाना बन जाओगे। तो हानली और मेनिंग भी उनके साथ रवाना हो गए। ये जगह वाकई काफी ज्यादा अजीब थी, हर तरफ बस बड़ी बड़ी क्लिफ्स बनी हुई देखकर हानली को काफी ज्यादा अलग महसूस हो रहा था। उसे लगता है कि वो किसी मिस्टीरियस प्लैनेट पर पहुंच चुका है और उतने में ही वहाँ की जमीन शेक होने लगी, जो देखते ही वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इन लोगों का मिसिंग ग्रुप भी पहुंच चुका था। हानली देखता है कि वहाँ पर लो लेवल्स के डिमोनिक बीस्ट होकर भी ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इतनी सारी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वो अपनी मैजिकल पावर का यूज कर पाता तो बात अलग थी। साथ ही साथ हमें एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई गई जिस पर मॉर्टल अटैक के लिए तैयार थे, मगर इनके एरोज एंड बोस का इतना पावरफुल इम्पैक्ट नहीं था जितना कि मैजिकल पावर का होता है। इनफैक्ट उनके कई सारे हमले मिस होते जा रहे थे। ये लोग अब उस दीवार के करीब पहुंच गए, मगर इनका एल्डर पीछे रह गया, जो देखते ही हानली उन्हें बचाने के लिए रवाना हो गया। उसे इन लोगों के एक्शन से ही पता चल गया था कि बुजुर्ग इनके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो अपनी स्मोक शिफ्टिंग का यूज करते हुए इस एल्डर को उठाकर भागने लगा। इधर डीमंस उन पर अटैक कर रहे थे, मगर तब तक ये लोग गेट के पास पहुंच जाते हैं। तभी हानली देखता है कि वॉल पर जो सिपाही तैनात थे उनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं, मगर फिर भी वो बड़े बड़े भाले थ्रो कर पा रहे थे क्योंकि उनकी इनर स्ट्रेंथ कमाल की है। तब तक डिमोनिक बीस्ट ने दीवार के पास आकर तबाही मचाना शुरू कर दी। कई सारे मॉर्टल्स उनके हाथों घायल हो रहे थे, जो देख टियानजी अपनी टोली के साथ आगे बढ़ने लगा। उसने उस बीस्ट में अपना स्पीयर स्टैब तो कर दिया था, मगर इससे उस बीस्ट पर कोई खास असर नहीं हुआ। और तभी वहाँ पर हम एक कल्टीवेटर को देख पाते हैं जिसने एक मैजिकल फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए इस डिमोनिक बीस्ट को ट्रैप कर दिया, जिसके बाद इस सभी लोग चारों ओर से उस बीस्ट पर अटैक करने लगे और फिर टियानजी ने सीधे उसके मुंह में अपना स्पीयर घुसा दिया, जिसके चलते वो बीस्ट मारा जाता है और बाकी बचे डिमोनिक बीस्ट वहाँ से भाग निकले। सब शांत होने के बाद वो एल्डर हानली को बताते कि मेरा नाम है जाओ और मैं इस विलेज का एल्डर हूँ। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि आप दोनों भी कल्टीवेटर्स हो और घोंसली फॉग में ट्रैप होकर इस डार्क अंडरवर्ल्ड
में पहुंच गए। तभी हानली कहता है सीनियर आखिर वो कौन सी चीज है जो इस डार्क अंडरवर्ल्ड को इतना स्पेशल बनाती, जिस पर एल्डर जाओ बताने लगे कि यहाँ पर कोई भी मैजिकल पावर या फिर स्पिरिचुअल सेंस काम नहीं करता। यहाँ आने से पहला मैं भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का कल्टीवेटर था, मगर अनफॉर्चुनेटली घोंसले फॉग में ट्रैप होकर यहाँ पहुँच गया। यहाँ आने के बाद ना ही मैं अपनी स्टोरेज बैग को ओपन कर पाया और ना ही स्पिरिचुअल बीस्ट का यूज कर पाया। इसलिए हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉर्टल की ही मार्शल आर्ट का यूज करते हैं और अभी भी जिस पावर का यूज किया गया था उसे डार्क अंडरवर्ल्ड फोर्स कहा जाता है। डिमोनिक बीस्ट को खत्म करने के बाद हम उनकी बॉडी से डार्क अंडरवर्ल्ड डिमोनिक क्रिस्टल निकाल लेते हैं। इनका यूज करके हम छोटे मोटे फॉर्मेशंस बनाकर खुद को बचा पाते, मगर थोड़ा बहुत यूज करने के बाद ही इन क्रिस्टल की पावर अपने आप कम होने लगती। खैर आज तो हम सभी लोग बाल बाल बच गए, शायद हमारी किस्मत अच्छी थी। तो क्यों ना आप लोग हमारे टाउन को विजिट करो। तो हानली और मैं भी उनके साथ टाउन को एक्सप्लोर करने लगे। एल्डर बता रहे थे कि डार्क अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से बंजर है, यहाँ पर हम बड़ी ही मुश्किल से थोड़ा बहुत खाना ग्रो कर सकते। भले यहाँ पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट का शिकार किया जाता, मगर हम उन बीस्ट को खा नहीं सकते क्योंकि उनकी बॉडी डेडली पॉइजन से भरी होती है। आउटर वर्ल्ड में तुम चाहे कोई मामूली कल्टीवेटर हो या फिर कोई इमॉर्टल, यहाँ पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तो तुम बस हमारे जैसे नॉर्मल इंसान हो जिन्हें अपनी एबिलिटीज का यूज करके खुद को जिंदा रखने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती। वहीं पर हानली सोच रहा था कि भले मैं पूरी तरह से पावरलेस हूँ, मगर यहाँ पर तो मैं हमेशा ट्रैप नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ फंस गया तो मेरे बग्स और स्पिरिचुअल स्पाइडर बिना खाने के ही स्टोरेज बैग में मारे जाएंगे। इसलिए अब मेरी मेन प्रायोरिटी यही होगी कि मैं इस दुनिया से बाहर कैसे जाऊंगा। मुझे इस मसले का सोल्यूशन जल्दी से ढूंढना होगा। साथ ही वो देखता है कि मेनिंग काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए हानली उससे इसकी वजह पूछने लगा, जिस पर मैं बताती कि उस आइलैंड पर मैं अपने भाई के साथ आई थी और तभी घोंसली फॉग ने हम दोनों को निगल लिया। लेकिन जब मुझे होश आया तब मैं आपके साथ थी, पता नहीं मेरा भाई कहाँ होगा। जिस पर हानली बताता है कि शायद घोंसली फॉग ने आपके भाई को किसी और जगह टेलीपोर्ट किया। जैसे यहाँ पर ये विलेज है वैसे ही कई और भी विलेजेस हो सकते हैं। जो सुनते ही मेई को एक नई उम्मीद मिली थी। अब हानली एल्डर के साथ एक हॉल में पहुँच जाता है, वहाँ पर कुछ और एल्डर्स भी आ जाते हैं। वहीं पर टियान उस क्रिस्टल को शो करते हुए बताने लगा कि आज हमें एक और क्रिस्टल मिल गया, हम कुछ दिनों तक तो और सरवाइव कर पाएंगे। जिसके बाद मेई को काफी अजीब तरीके से घूरने लगा। उन क्रिस्टल को देखते ही हानली को याद आ गया कि ऐसे ही क्रिस्टल उसने वॉइड हेवन हॉल के पपेट में देखे थे। और उतने में एल्डर्स और टियानजी और सभी एल्डर्स को हानली और मिस मेई से इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो बताने लगे कि ये दोनों भी कल्टीवेटर्स हैं जो कि स्पिरिचुअल आइसोलेटिंग ऑरा की स्पेशल रिफ्ट से यहाँ पहुँच गए। जिस पर टियानजी कह रहा था, अच्छा यही मैं सोचूं कि ये दोनों इतने खूबसूरत क्यों दिख रहे, तो बताओ तुम किस लेवल पर थे, जी कंडेंसेशन या फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिश। जिस पर हानली कहने लगा कि मेरी कल्टीवेशन उतनी भी ज्यादा हाई नहीं कि आप सबके सामने उसे मेंशन किया जाए। तो टियानजी कहते हैं बहुत अच्छे, वैसे भी यहाँ आकर हीरो बनने वाले लोग मुझे जरा भी पसंद नहीं आते। जिसके बाद वो एल्डर से कहने लगा कि पहले ही हमारे विलेज में खाना नहीं और ये दोनों भी कमजोर हैं, हम ऐसे निकम्मे लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते। उसकी बातें सुनकर मेई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वहीं पर हानली एल्डर से कह रहा था कि हम अभी अभी यहाँ आए हैं, हमने तो खुद भी फैसला नहीं किया कि हम यहाँ पर रुकेंगे या फिर वापस जाएंगे, इसलिए हमारे खाने पीने की फिक्र करने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं। जो सुनते ही टियानजी कह रहा था, अरे वाह ये तो बहुत सही बात है, एक काम करो तुम अभी यहाँ से दफा हो जाओ, देखते हैं तुम कितने दिन यहाँ पर सरवाइव कर पाओगे। उसकी बातें सुनकर एल्डर टियानजी पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहने लगे कि हम इन लोगों को मरने के लिए नहीं भेज सकते, भले ही हमारा विलेज छोटा है मगर ये इस डार्क वर्ल्ड का हेवन है। तभी हानली कहते हैं, सीनियर मुझे बस एक बात बताओ, क्या हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं? जो सुनते ही टियानजी काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं कि जब चाहो कहीं भी आ जा सको। अरे यहाँ से तो ना कोर फॉर्मेशन स्टेज के लोग जा पाए और ना ही नेसेंट सोल के, ये डार्क अंडरवर्ल्ड है, इस बात को हमेशा याद रखना। वहीं पर एल्डर जाओ एक बार फिर से टियानजी पर गुस्सा हो गए। वो कह रहे थे कि ये हमारे मेहमान हैं, तो इसलिए तुमने उनके साथ तमीज से बात करनी चाहिए। तो फाइनली टियानजी शांत हो गया। एल्डर जाओ कह रहे थे कि हम भी कल्टीवेटर्स हैं, मगर फिर भी ऐसी घटिया लाइफ को जीकर दिन काट रहे, अगर हम यहाँ से जा पाते तो कब का चले जाते। यहाँ मौजूद हर एक पर्सन घोंसली फॉग में ट्रैप होकर यहाँ आ गया और शायद अब यहीं पर मारा जाएगा। उतने में ही एक एल्डर कहने लगा कि अरे इन्हें उस जगह के बारे में क्यों नहीं बताते, अगर ये लोग वहाँ पहुँच पाए तो अपनी दुनिया में वापस जा सकते। जो सुनते ही हानली काफी ज्यादा अलर्ट हो गया। वहीं पर एल्डर जाओ कहते, अरे उस जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं, जो भी वहाँ गया उसे मौत ने अपने गले लगा लिया। क्या तुम लोग इन खाली चेयर्स को देख नहीं सकते? वो सभी लोग यहाँ से आजाद होना चाहते थे मगर उनका सपना पूरा नहीं हुआ। मगर वो दूसरे एल्डर हानली से कहने लगे कि बच्चे अगर तुम चाहो तो मैं उस जगह की डिटेल
डिटेल्स तुम्हें बता सकता हूँ। तो हानली उनसे कहने लगा कि एल्डर प्लीज मुझे बताएं कि आप किस जगह का जिक्र कर रहे हो। तो एल्डर बताने लगे कि यहाँ से लगभग 100 मील दूर स्टॉर्म विंड माउंटेन है। वो जगह इस डार्क अंडरवर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट मानी जाती। अगर वहाँ जाकर स्पेशल रिफ्ट के ओपन होने का इंतजार किया जाए तो शायद इस जहन्नुम से निकलने का एक छोटा सा मौका हमें मिल सकता है, मगर वो जगह खतरनाक डिमोनिक बीस्ट से भरी पड़ी है। साथ ही वहाँ पर बहुत ही खतरनाक डिमोनिक विंड फ्लो होती है। अब हमारे पास कोई मैजिकल पावर तो मौजूद नहीं कि हम तेजी से उस माउंटेन पर जा पाए। इनफैक्ट वहाँ जाना भी जुए के दाव जैसा होगा। तो हानली कहने लगा हाँ, अब आपकी बातों से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो जगह कितनी खतरनाक होगी। प्लीज हमें कुछ दिन यहाँ रुकने की इजाजत दीजिए, शायद हमें अपना फैसला लेने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं भी हानली के साथ रुकने के लिए तैयार हो गई। हानली समझ गया था कि एल्डर जाओ और एल्डर लियो इन दोनों के मशवरे अलग अलग हैं। कुछ तो जरूर है जो ये लोग छुपा रहे, लेकिन मैं स्टॉर्म विंड माउंटेन जरूर जाऊंगा। अब वहाँ से बाहर आते ही मैं हानली को बताने लगी कि एल्डर जाओ तो हमें यहाँ पर रुकाने के लिए काफी ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हैं, जिस पर हानली कहने लगा हाँ मैंने इस बात को नोटिस किया। खैर अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तभी एक बंदा आकर उन्हें बताता है कि एल्डर्स ने आपके लिए कमरे का बंदोबस्त कर दिया है। 3 दिनों तक आपको फ्री में खाना मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको मिशन पूरे करने पड़ेंगे, वरना फिर आपको इस विलेज से निकाल दिया जाएगा। साथ ही हानली और मे को एक ही रूम दिया गया जहाँ पर बस एक ही बेड था। वो बंदा कह रहा था कि अगर तुम्हें एक और बेड चाहिए तो कल लकड़ियाँ काट के खुद के लिए बना लेना। तो हानली में इसे कहता है कोई बात नहीं, तुम बेड पर सो जाना, वैसे भी मैं ध्यान में बैठने वाला हूँ तो मुझे बेड की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर वो बंदा कह रहा था कि एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम कल्टीवेटर्स के नखरे ही अलग होते हैं, प्राण जाए मगर शान न जाए। ठहरे कपड़े बदल लेना, ये तो कुछ ज्यादा ही आई कैचिंग है। वेल यहाँ पर आने के बाद हानली को बार बार ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा, जिससे उसका इरादा और ज्यादा पक्का हो रहा था कि चाहे स्टॉर्म विंड माउंटेन कितना भी ज्यादा भयानक क्यों ना हो, वो वहाँ जरूर जाएगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।